हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। आज इस लेक्चर से हम स्टील को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 मेरी 8th रैंक थी और उसके अलावा एसएससी जेई 2022 मेरा सिलेक्शन हो रखा है और ये सब एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो इस एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन है, उनको इसके अंदर हमने ज़्यादा कंसिडर नहीं किया। जो थोड़े डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसके थ्रू आपको स्टील को समझने का मौका मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन वेयर सेकेंडरी इफेक्ट्स आर कंसिडर्ड विदाउट विंड और अर्थक्वेक लोड। तो स्टील कंस्ट्रक्शन के दौरान जहाँ पे हम सेकेंडरी इफेक्ट को कंसीडर करते हैं विदाउट विंड और अर्थक्वेक लोड, तो वहाँ पे हम परमिसिबल स्ट्रेस जो होती है कनेक्शंस के अंदर, मेंबर्स के अंदर, तो उनको हम कितना इंक्रीज कर देते हैं। तो दोस्तों इसको हम इंक्रीज कर देते हैं 25% से। कितने से? 25% से। ये आप देख सकते हो, जब सेकेंडरी फोर्सेस को हम कंसीडर करेंगे विदाउट विंड और अर्थक्वेक लोड, बिना विंड और अर्थक्वेक लोड के, तो जो परमिसिबल स्ट्रेस है मेंबर में और कनेक्शन में, ये दोनों के अंदर आ गया, मेंबर के अंदर भी और कनेक्शन के अंदर भी। कितने से इंक्रीज कर देंगे? 25% से इंक्रीज कर देंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, जब सेकेंडरी फोर्सेस हैं विंड और अर्थक्वेक लोड के साथ लगती हैं, तब हम कितने से इंक्रीज करेंगे? तो हम 25% से इंक्रीज कर देते हैं। किसके अंदर? जो कनेक्शन है, कनेक्शन यानी कि रिविट हो गए, बोल्ट हो गए, टेंशन रोड हो गई, इनके अंदर कनेक्शन में हम कितना कर देंगे? कनेक्टेड मेंबर के अंदर 25% से। और जो आपका स्ट्रक्चर होगा, जो मेंबर आप डिज़ाइन कर रहे हो, उसके अंदर आप कितने से इंक्रीज कर दोगे? 33.33% से, यानी कि 1/3 उसको इंक्रीज कर दोगे आप। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले एक दो बार क्वेश्चन इससे आ चुका है। मेंबर के अंदर 33% और जो कनेक्शन है, कनेक्शन यानी कि रिविट हो गया, बोल्ट हो गया, टेंशन रोड हो गई, उसमें 25% से। और जहाँ पे इनको अर्थक्वेक और विंड को हमने कंसिडर ही नहीं किया, वहाँ दोनों के अंदर कितने से? 25% से। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ द स्टील फ्रेमवर्क फॉर ग्रेटेस्ट रिजिडिटी एंड इकोनॉमी इन वेट इज नोन एज। तो स्टील का जो डिज़ाइन होता है जिसमें ग्रेटेस्ट रिजिडिटी और इकोनॉमी होती है वेट की, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फुल्ली रिजिड डिज़ाइन। फुल्ली रिजिड डिज़ाइन, तो ये तो नाम से भी समझ में आ रहा है, फुल्ली रिजिड डिज़ाइन। तो पहला एक तो सिंपल डिज़ाइन होता है। सिंपल डिज़ाइन किस चीज़ के ऊपर होता है? इलास्टिक थ्योरी के ऊपर। और मोस्ट अनइकोनॉमिकल सेक्शन होता है। इलास्टिक थ्योरी से हमने क्या बनाया? मोस्ट अनइकोनॉमिकल सेक्शन, क्योंकि जो स्टील है वो इलास्टिक नेचर भी वो करेगी इसके अंदर, तो इस वजह से जो उसकी पूरी स्ट्रेंथ है वो यूटिलाइज नहीं हो पाती। फिर आता है सेमी रिजिड, और सेमी रिजिड के अंदर क्या करते हैं? ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल रहता है सिंपल डिज़ाइन के कंपैरिजन में, और इसको फुली रिजिड कंसीडर नहीं करते। लेकिन जो फाइनल मेथड है फुली रिजिड डिज़ाइन मेथड, कौन सा मेथड? फुल रिजिड डिज़ाइन मेथड। इसके अंदर हम क्या एज्यूम करेंगे? जो जितने भी कनेक्शन है ये फुली रिजिड है और ट्रांसमिट कर सकते हैं मोमेंट और शेयर को। कनेक्शन यानी कि जो नट बोल्ट वगैरह है वो पूरी तरीके से रिजिड है और मोमेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये कैसा होता है? मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन देगा हमें और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे सेव करने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन द स्टील इज। तो स्टील के अंदर परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितने होते हैं? 1890 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने? 1890 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्टील के अंदर परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। याद रख लेना है ये, बस आपको इसमें समझने का नहीं है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेन स्टील मेंबर्स नॉट एक्सपोज टू वेदर। तो जो स्टील के मेंबर्स होते हैं जो वेदर को एक्सपोज नहीं है, उनकी हम थिकनेस कितनी लेते हैं? जो वेदर से एक्सपोज नहीं है उनकी हम थिकनेस लेंगे 6 mm। अगर वे वेदर से एक्सपोज है यानी कि बारिश वगैरह हो सकती है, तो वे वाले क्या, उनके लिए थिकनेस कितनी लेंगे? 8 mm लेंगे। नॉर्मल केस में 6 mm, अगर वेदर से एक्सपोज है तो 8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 800 द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड विद रिस्पेक्ट टू द यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कंसिडर करते हैं वो हम कितनी लेते हैं? तो फ्रेंड जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है।
अभी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है जो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। वैसे ये किसके था, 1984 के हिसाब से, IS 800 1984, उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाता 1.67। लेकिन अगर हम फिलहाल के हिसाब से देखेंगे IS 800 2007, और जो ये वाला क्वेश्चन है 2007 से पहले पूछा हुआ है, तो इस वजह से इसके ऑप्शन जैसे आप देखोगे तो अभी के हिसाब से सभी ऑप्शन गलत हैं। जो इसके अंदर आपको टेबल देख रही है IS 800 2007 क्लोज 5.4.1, तो ये वाले जो टेबल है इसको आप समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्टील है वेल्डेड वगैरह हैं, या यील्डिंग होती है, या अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, उसके जो हम फॉर्मूले निकालते हैं उस चीज़ को समझने में आपके ये बहुत हेल्प आएगी इस टेबल की हेल्प से। तो पहले क्या होता था, मुझे समझ नहीं आते थे कि भाई ये यील्डिंग, ग्रोस सेक्शन यील्डिंग हो रही है, ग्रोस सेक्शन अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी, ये मेंबर है कैसे निकालते हैं, लेकिन इस टेबल को क्लियर करने के बाद वो हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना, जो स्टील स्ट्रक्चर है, जो स्टील है IS 800 के हिसाब से जो रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग, अगर किसी मेंबर के अंदर यील्डिंग हो रही होगी तो उसके लिए पार्शियल फैक्टर सेफ्टी हम कितना लेंगे, 1.10, 1.1 लेंगे, यानी कि 1.1। यील्डिंग में 1.1, बकलिंग में भी 1.1। लेकिन अगर अल्टीमेट स्ट्रेस हो रहा होगा तो हम कितना लेंगे, 1.25। अगर अल्टीमेट स्ट्रेस हो रहा होगा तो हम लेंगे 1.25। और ये 1.1 क्या है, इसको हम लिखते हैं गामा M नोट से, इसको हम क्या लिखेंगे, गामा M नोट, गामा M नोट। लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेस वाला है इसको हम क्या लिखेंगे, गामा M1, इसको हम क्या लिखेंगे, गामा M1 लिखेंगे इसको, और इसकी वैल्यू होगी 1.25। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन है जो हमने ऊपर देखा, ये तो था मेंबर के लिए, किसके लिए, मेंबर्स के लिए, मेंबर यानी कि स्टील की प्लेट है, रोड है। और अगर जो कनेक्शन है, कनेक्शन के लिए कितना होएगा, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25, तो सभी के लिए 1.25 होगा। लेकिन जो वेल्ड है, कौन सा, फील्ड वेल्ड के लिए कितना होगा, 1.5, फील्ड वेल्डिंग के लिए कितना होगा, 1.5। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये याद होने चाहिए आपको। और गामा M नोट और गामा M1, इनके बीच का डिफरेंस भी आप समझ गए होगे। गामा M नोट तो ये है भाई यील्डिंग में और बकलिंग में, M1 क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एजम्पशन दैट ऑल रिवेट्स शेयर नॉन इसेंट्रिक लोड इज वैलिड एट ए लोड। तो ये हम एजम्पशन लेते हैं कि सभी रिवेट्स क्या है, नॉन इसेंट्रिक लोड को शेयर करेंगे। तो जो ये वाला हमारा एजम्पशन है, ये कौन से लोड के लिए वैलिड होता है, तो दोस्तों जो फेलियर का लोड होता है उसके लिए वैलिड होता है। क्योंकि फेलियर आ गया, तो फेलियर का क्या मतलब है, सभी जो कनेक्शन है, जो सभी रिवेट्स हैं, उनके ऊपर जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेस लग सकता है वो लग रहा होगा। फेलियर पे तो क्या होता है भाई, अगर रिवेट की कैपेसिटी 100 किलो न्यूटन की है तो सभी के ऊपर 100 किलो न्यूटन लग रखा होगा। तो फेलियर के ऊपर सभी पे क्या आएगा, सेम स्ट्रेस आएगा। तो ऑल रिवेट शेयर दी इक्वल ये नॉन इसेंट्रिक लोड। भले ही आपने नॉन इसेंट्रिक लोड लगा दिया है, लेकिन जो रिवेट्स हैं उन सभी के ऊपर सेम लोड आएगा। रिवेट आर एज्यूम टू बी स्ट्रेस इक्वली। रिवेट्स को हम क्या एज्यूम करते हैं कि भाई सभी के ऊपर इक्वल स्ट्रेस आती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब फेलियर की कंडीशन आती है तब ये चीज़ एक्चुअल में सही होती है, क्योंकि फेलियर में सभी के ऊपर सेम स्ट्रेस होता है। ऑल रिवेट आर एज्यूम टू रजिस्ट द सेम शियर, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो आउटर वाले रिवेट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा शियर स्ट्रेस लगती है। आउटर वाले रिवेट्स का क्या मतलब है, जैसे ये आपकी प्लेट है, तो जो, और आप इसको यहाँ से पकड़ के खींच रहे हो, तो जो ये वाले रिवेट्स हैं आउटर वाले, इनके ऊपर ज़्यादा शियर स्ट्रेस लगेगी, अंदर वालों पे कम लगेगी। लेकिन जब फेलियर होता है तो सभी के ऊपर सेम स्ट्रेस लगेगा फेलियर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल्ड स्टील टी सेक्शन आर यूज। तो रोल्ड स्टील टी सेक्शंस होते हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं, तो दोस्तों उनको हम फ्लैट स्ट्रिप्स के साथ यूज करते हैं टू कनेक्ट द प्लेट इन द स्टील रेक्टेंगुलर टैंक। टी सेक्शन हो गई, ये आपका टी सेक्शन है, जो नॉर्मली टी अल्फ़ाबेट होता है उस टाइप की शेप की लोहे की वो होती है, ये आप समझ सकते हो, लोहे की मतलब लेंथ वाइज इस टाइप से कुछ पट्टी सी। और इसको आप किसके साथ यूज करोगे, जो फ्लैट स्ट्रिप है, फ्लैट स्ट्रिप कैसी, सिंपल सी एक पट्टी सी, इनके साथ आप यूज करोगे टू कनेक्ट द प्लेट इन द स्टील रेक्टेंगुलर टैंक। जो रेक्टेंगुलर टैंक होते हैं उनके अंदर प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर देखिए,
टी सेक्शन विद द फ्लैट सेक्शन स्टीफन द साइड प्लेट। तो जो साइड प्लेट्स होती हैं इनको स्टीफन कर देते हैं। स्टीफनिंग का क्या मतलब होता है? स्टीफनिंग का एक टाइप से मतलब हो गया उसको मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं ये। टी सेक्शन इस टाइप के कुछ होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको फ्लैंज बोलेंगे और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है उसको वेब बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों उनको हम 5 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, 5 सीरीज़ के अंदर क्लासीफाई करते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी बार, लॉन्ग लेग टी बार और लाइट टी बार एंड जूनियर टी बार। तो ये याद रख सकते हो आप, 5 सीरीज़ होती हैं। ये कौन सी होती हैं ये याद ना भी रहे तो ये याद रखना, 5 टाइप के टी बार होते हैं एज पर ISI। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ P इज़ द विंड प्रेशर इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो विंड प्रेशर है वो दे रखे आपको kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। V हमारी वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में और K एक कॉन्स्टेंट है। तो जो विंड का प्रेशर है वो किस चीज़ के इक्वल होगा उसका हमें रिलेशन बताना है। तो दोस्तों जो विंड का प्रेशर होता है वो कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। जो विंड का प्रेशर है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। विंड प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा? वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन देखिए, P इज इक्वल टू K इंटू वी स्क्वायर। और IS 875 पार्ट 3 इसके अंदर हमें विंड लोड के बारे में जानकारी मिलती है। IS 875 को देखेंगे हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ISI रोल्ड स्टील बीम सेक्शन आर क्लासीफाइड इनटू। तो ISI है उसके हिसाब से रोल्ड स्टील के बीम सेक्शन को हम कितने उसके अंदर क्लासीफाई करते हैं? तो हम 4 सीरीज़ के अंदर इसको क्लासीफाई करते हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कहीं इसका आंसर 4 दे रखा है, कहीं इसका आंसर 5 दे रखा है। तो जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है ये आपको बहुत सारे मिलेंगे तो उनको इतना सीरियसली नहीं लेना है। 500-600 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन ऐसा कन्फ्यूजन वाला मिल भी जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एज पर SP 6/1984 ISI हैंडबुक। तो जो ISI हैंडबुक है उसके हिसाब से बीम सेक्शन को 6 टाइप से डिवाइड किया गया, वो 5 टाइप से डिवाइड किया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, लाइट बीम, मीडियम वेट बीम, वाइड फ्लैंज और हैवी वेट बीम। तो 5 टाइप से। उसके अलावा जो इंडियन स्टैंडर्ड 808 है उसके हिसाब से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, लाइट वेट बीम, मीडियम वेट बीम और वाइड फ्लैंज बीम। और जो कॉलम्स हैं उनको कितने के अंदर डिवाइड किया गया है? स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन और हैवी वेट बीम। तो आप इस चीज़ को नोट करिए, जो कॉलम है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम, तो इसको हमने किसके अंदर गिन लिया? इसको हमने कॉलम के अंदर गिन लिया। किसके हिसाब से? IS 808। और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है ISI के हिसाब से। वैसे ISI के हिसाब से कितने हो गए? ISI के हिसाब से तो 5 होंगे। SP 6/1964 ISI हैंडबुक। तो ISI हैंडबुक के हिसाब से 5 बीम होती हैं, लेकिन IS 808 के हिसाब से 4 बीम होंगी, 2 कॉलम होंगे। उसके अलावा चैनल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के चैनल होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, लाइट वेट चैनल, मीडियम वेट चैनल और मीडियम वेट पैरेलल फ्लैंज चैनल। तो 4 टाइप के चैनल्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एंगल 2 प्रकार के होंगे, इक्वल लेग एंगल और अनइक्वल लेग एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब एंगल्स आर यूज इन। तो जो बल्ब एंगल्स होते हैं उसको हम किस में यूज करते हैं? उसको हम शिप बिल्डिंग के अंदर यूज करते हैं। बल्ब एंगल किस टाइप के होते हैं? सिंपल एंगल तो ये हो गया, जो इनका नाम है उसी टाइप की इनकी शेप होती है। जैसे चैनल है, C से चैनल बनेगा, ये चैनल की शेप हो गई। एंगल की शेप ये, T वाले की शेप ये, रेक्टेंगल की शेप ये और सर्कल की शेप ये। तो इस टाइप से ये सभी होते हैं। उसके अलावा जो बल्ब एंगल होता है, बल्ब एंगल के अंदर क्या होता है? एक साइड तो सिंपल जैसे होता है वैसे ही होता है, लेकिन जो इसकी दूसरी साइड होती है, यहाँ ये मोटा सा जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये होता है, ये इसको एक्स्ट्रा स्टिफनिंग प्रोवाइड कर देता है, एक्स्ट्रा मजबूती देता है और शिप बिल्डिंग के अंदर इसको हम यूज करते हैं। दे प्रोवाइड बेटर स्टिफनिंग। और जब एक्सट्रीम स्ट्रेसेज होती हैं,
द शेप इज़ हाईली रेजिस्टेंट एंड इंक्रीज दी लॉन्गिविटी ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होएंगी तो ये बक्कल नहीं होगा और स्ट्रक्चर हमारा लंबे टाइम तक यूज करते रहेंगे हम उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रिलेज फुटिंग द मैक्सिमम शियर फोर्स ओकर्स एट दी। तो दोस्तों जो ग्रिलेज फुटिंग होती है मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होता है, एज ऑफ द बेस प्लेट। ऑप्शन देखिए, ऐसा तो कोई ऑप्शन हमें इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा। तो ग्रिलेज फुटिंग में मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होता है, एज ऑफ द बेस प्लेट, एज ऑफ बेस प्लेट। तो ये आपको याद रखना। ग्रिलेज फाउंडेशन कब यूज करते हैं वो देख लेते हैं। ग्रिलेज फाउंडेशन कुछ इस टाइप की होती है, जैसे आपको ये दिख रही है। जैसे एक कॉलम ये आया, इसके नीचे ढेर सारी बीम होएंगी, मान लो 10 बीम आपने इसके नीचे लगा दी, फिर इस अपोजिट डायरेक्शन में 10 बीम लगा दिया आपने, फिर यहाँ वापस ऐसे बीम लगा दी, फिर ऐसे। तो जो लोड वो बहुत मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो हम इसको यूज करते हैं। और इसमें ये आप पॉइंट पढ़िए, इन ग्रिलेज फुटिंग मैक्सिमम शियर ओकर एट द एज ऑफ द बेस प्लेट। तो जो एज है बेस प्लेट का, वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम शियर फोर्स होता है। एंड शियर इन द बीम इज जीरो एट द एंड एंड एट द सेंटर। तो जो बीम होती है उसके एंड्स पे और सेंटर पे शियर फोर्स जीरो होगा। जैसे इसके अंदर देखिए, जो इसके एंड्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे, और जो इसका सेंटर, शियर फोर्स क्या है, जीरो। और मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे है, एज ऑफ द बेस प्लेट। जो ये बेस प्लेट है, कॉलम के नीचे आपने बेस प्लेट लगाई हुई है, इस बेस प्लेट के एज पे यानी कि किनारे पे, इसका जो किनारा है वहीं पे मैक्सिमम शियर फोर्स ओकर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्रिलेज फुटिंग के बारे में बताया हुआ है कि भाई ये कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे लोड ज़्यादा होता है और सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, वहाँ हम इसको यूज करते हैं। कुछ इस टाइप की होती है ग्रिलेज फाउंडेशन। सोइल जब हमने करी थी उसके अंदर भी हमने देखा था ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में। ये बड़ी सी फाउंडेशन आ रखी है, नीचे ये आपने बेस प्लेट लगा दी और उसके नीचे फिर ये आई सेक्शन है। एक बार बीम आपने ऐसे रख दी जैसे इसके अंदर दिखाई हुई है, फिर ये बीम आपने ऐसे रख दी, फिर नई बीम से ऐसे रख देंगे। तो ऐसे आप कितने भी इसके अंदर लोड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लग एंगल्स इज। तो जो लग एंगल्स होते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, लग एंगल्स को हम, जो अनकनेक्टेड मेंबर होता है उसको हम साथ में ज्वाइन करवाने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये आपकी प्लेट है, या आपने एक एंगल सेक्शन इसके साथ जोड़ दिया, या आपने रिवेटिंग कर दी या नट बोल्ट लगा दिए, जो भी करा आपने, तो ये वाली जो लेग है इसकी, ये वाली कनेक्ट हो गई। लेकिन जो ये दूसरे वाली लेग है वो इससे कनेक्ट थोड़ी ना हुई है। दूसरी लेग कौन सी, जो ये वाली लेग है, ये वाली लेग इससे कनेक्ट नहीं हुई है। तो इसको कनेक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लग एंगल का यूज करेंगे और यहाँ पे रिवेटिंग कर देंगे, यहाँ रिवेटिंग कर देंगे। तो ये वाली जो इसकी साइड है ये भी हमारी इस प्लेट के साथ जॉइंट हो जाती है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये हमने लग एंगल का यूज कर दिया, तो जो ये वाली साइड थी इसकी, ये वाली जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, वो भी इस प्लेट के साथ कनेक्ट हो गई। तो सिंगल एंगल मेंबर के साथ या चैनल्स को कनेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपसे पॉइंट पूछ सकता है लग एंगल के बारे में, तो वे आपको पता होने चाहिए। तो जो एंगल मेंबर होते हैं उसके केस में क्या होता है, जो लग एंगल होते हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 20% इन एक्सेस ऑफ द फोर्स इन द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ द मेंबर। तो जो मेंबर था हमारा, उसकी जो आउटस्टैंडिंग लेग है, आउटस्टैंडिंग लेग मतलब जो कनेक्ट नहीं हो रखी, उस कनेक्ट के अंदर जितनी स्ट्रेंथ है उसकी, उससे 20% ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए, लग एंगल की होनी चाहिए। और उसके अलावा द अटैचमेंट ऑफ द लग एंगल टू द एंगल मेंबर। तो ये आपका नॉर्मली एंगल था, इस प्लेट के साथ कनेक्ट था, आपने यहाँ पे एक लग एंगल लगा दिया, तो जो इसका कनेक्शन है उस कनेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 40% इन एक्सेस ऑफ दिस फोर्स। जो इसके अंदर फोर्स है उससे 40% एक्स्ट्रा इसके अंदर फोर्स होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव पेपर में ये चीज़ें पूछ लेते हैं आपसे।
आयो आप इसको समझ गए हो। तो ये मैंने आपको क्या बताया, जो ये वाली है लग एंगल और जो हमारा एंगल है उसका जो कनेक्शन है उसके अंदर कितनी होनी चाहिए 40%, और जो ये लग एंगल है और जो प्लेट है इसके बीच में जो कनेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए 20% होनी चाहिए इन एक्सेस ऑफ द फोर्स। यानी कि अगर इसकी 100 फोर्स है तो इसकी 120 होगी, इसकी 100 है तो इस वाले की कितनी होगी 140 होगी। उसी तरीके से अगर हमने चैनल को यूज करा है, चैनल यानी कि इस टाइप का कोई सेक्शन, और ये हमने इस प्लेट के साथ कनेक्ट करवा दिया, तो इसमें क्या कह रहा है, लग एंगल और देयर कनेक्शन टू दी गजट शुड। तो जो इसका गजट प्लेट के साथ कनेक्शन है ये आपने लग एंगल जोड़ दिया, जो इसका प्लेट के साथ कनेक्शन है इसमें कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए 10% एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और जो लग एंगल है और चैनल का जो जॉइंट है ये वाला, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए 20% ज़्यादा होनी चाहिए। तो चैनल्स के अंदर 10 और 20 और वहाँ कितना था 20 और 40। तो ये सब पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और याद कैसे रख सकते हो शॉर्टकट टाइप से, भाई हम लग एंगल को यूज किस लिए करते हैं, लग एंगल को हम यूज करते हैं जो ये साइड इसकी जुड़ी हुई नहीं है प्लेट के साथ उसको जोड़ने के लिए। तो ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे होनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ जो यहाँ पे कनेक्शन बनेगा उसी के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो आप ये याद रखना है जो ज़्यादा वाला है वो ऊपर आएगा और जो कम वाला है वो इधर जो प्लेट के साथ कनेक्शन है उसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम अलाउएबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन अंडर लाइव लोड फॉर ए कैंटिलीवर मेंबर सपोर्टिंग ब्रिटल क्लैडिंग इन एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर कोई कैंटिलीवर मेंबर है सपोर्टिंग ए ब्रिटल क्लैडिंग, तो उसके अंदर वर्टिकल डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसमें हो सकता है स्पैन बाय 150। कैंटिलीवर मेंबर के लिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में लाइव लोड की वजह से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्पैन बाय 150, कब, जब ब्रिटल क्लैडिंग है। और उसके अलावा इन सब का आपको एक बार रीडिंग कर लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्या बताए याद करने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग ले लेना आप। कैंटिलीवर में इलास्टिक क्लैडिंग है तो स्पैन बाय 120। इलास्टिक क्लैडिंग मतलब जो आपकी कैंटिलीवर है वो इलास्टिक टाइप की है। अगर कैंटिलीवर आपकी ब्रिटल टाइप की है तो डिफ्लेक्शन स्पैन बाय 150। सिंपली स्पैन है तो स्पैन बाय 240 एंड स्पैन बाय 300। स्पैन बाय 240 यानी कि जो ज़्यादा वाली डिफ्लेक्शन है वो किस में आ सकती है इलास्टिक में, स्पैन बाय 300 यानी कि जो कम डिफ्लेक्शन है वो ब्रिटल के केस में। स्पैन बाय 300 कम है, ये ज़्यादा है, तो ब्रिटल के अंदर तो डिफ्लेक्शन कम ही आएगी क्योंकि ब्रिटल में डिफ्लेक्शन आएगी तो टूट ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर फॉर ए स्टील स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम एज पर IS 800 2007 इज। तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद करना है। जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन होता है तो उसके अंदर रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर हम कितना लेते हैं, स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम के लिए हम लेंगे 5। हम कितना लेंगे 5। अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए हम कितना लेते हैं वो आप ये देख सकते हो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक रीडिंग ले लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स प्रोवाइड कंजर्वेटिव इम्पोज लोड फॉर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर। तो इंडियन स्टैंडर्ड का इनमें से कौन सा पार्ट है जो इम्पोज लोड को बताता है, किस लोड को, इम्पोज लोड को। तो दोस्तों वो हमारा पार्ट होता है IS 875 पार्ट 2। IS 875 के कितने पार्ट हैं, तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसके 5 पार्ट हैं, कितने 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट डेड लोड, दूसरा इम्पोज लोड, इम्पोज लोड को हम लाइव लोड भी बोलते हैं, फिर आता है विंड लोड, फिर है स्नो लोड एंड फिर है स्पेशल लोड्स एंड लोड कम्बिनेशन। टोटल कितने प्रकार के लोड हैं, 5 प्रकार के लोड हैं IS 875 के हिसाब से। याद करने का तरीका, भाई घर बनाए सबसे पहले डेड लोड आए, फिर इंसान वगैरह आए, लाइव लोड, फिर भाई हवा वगैरह चली विंड लोड, फिर बारिश हो गई या बर्फ़ पड़ गई स्नो लोड, और फिर आखिरी में स्पेशल टाइप के लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल डिजाइनिंग फॉर फायर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर नो रिडक्शन इन द यील्ड स्ट्रेस नीड टू बी कंसिडर्ड बिलो टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों 215 डिग्री सेल्सियस से अगर कम का तापमान है तो हम यील्ड स्ट्रेस के अंदर कोई भी रिडक्शन नहीं कंसिडर करते। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो स्टील के स्ट्रक्चर होते हैं उनकी डिसएडवांटेज क्या है।
तो अगर आपने डिसएडवांटेज पढ़े होंगे स्टील स्ट्रक्चर के, तो एक डिसएडवांटेज ये था कि अगर आग लग जाती है बिल्डिंग के अंदर तो स्टील की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। किसी बिल्डिंग के अंदर आग लगती है तो स्टील की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। तो जो किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो आपने बिल्डिंग को गिरते हुए देखा होगा, तो वो क्यों गिरती है? वो इसी वजह से गिरती है कि स्टील की स्ट्रेंथ उसमें ख़त्म हो जाती है। और हम क्या कंसिडर करते हैं, 215 डिग्री सेल्सियस, 215 डिग्री सेल्सियस से अगर कम का तापमान है तब तो स्ट्रेंथ उसकी रिड्यूस होगी नहीं, लेकिन अगर 215 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट आर मोस्ट सूटेबल टू कैरी। जो नट बोल्ट होते हैं वो किस चीज़ को के लिए सबसे बेस्ट होते हैं? तो दोस्तों भी होते हैं एक्सियल टेंशन के लिए। जो बोल्ट होते हैं ये आपने देखे होंगे, इस टाइप के होते हैं बोल्ट। तो ये किस चीज़ के लिए होते हैं? एक्सियल टेंशन के लिए। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी बनेगा, भाई आप नट बोल्ट को जब कसोगे, इसको यहाँ से आपने कस दिया, ठीक है, पेंच कस लेके या कुछ भी लेके आपने इसको कस दिया, तो इस नट बोल्ट के अंदर कौन सी फोर्स डेवलप होती है? तो इसके अंदर जो टेंसाइल नेचर की फोर्सेज होती हैं वे डेवलप होती हैं। जो प्लेट होती है, प्लेट को तो ये पिचकाने की कोशिश करेगा, नट बोल्ट ऐसे जाएगा ना, तो प्लेट के ऊपर तो कंप्रेशन फोर्स आएंगी, जो नट बोल्ट है उसके अंदर टेंसाइल फोर्सेज आएंगी। एक्सियल टेंशन के लिए हम बोल्ट को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द टैक रिवेट इज। तो जो टैक रिवेट्स के मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वो होती है 1000 mm। और टैक रिवेट्स का क्या काम होता है? ये ज्वाइन करवाने के काम आता है। टैक रिवेट आर यूज व्हेन द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट सेक्शंस विच इज सपोज टू एक्ट एज ए सिंगल यूनिट, दे आर यूज टू कनेक्ट बाय टैक रिवेट्स। तो दो मेंबर हैं, एक मेंबर ये, दूसरा मेंबर ये, तो इनको आपस में हमें ज्वाइन करवाना, तो हम क्या यूज करेंगे? टैक रिवेट्स का यूज करेंगे। टैक रिवेट्स किसी भी फोर्स को अपने ऊपर नहीं लेते, ये बस दो मेंबर्स को ज्वाइन करवाने के काम आता है। मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है? 1000 mm। उसके अलावा जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं, इन कंप्रेशन मेंबर द टैक रिवेट शुड हैव ए पिच इन लाइन नॉट एक्सीडिंग 32 T और 300 mm विच एवर इज लेस। कंप्रेशन मेंबर के केस में जो टैक रिवेट्स की स्पेसिंग होती है वो हम लेते हैं 32 T या 300 mm विच एवर इज लेस। और अगर ये वेदर को एक्सपोज हो जाता है बारिश वगैरह से, आंधी वगैरह से, तो हम इसकी स्पेसिंग ले लेते हैं 16 T या 200 mm। मैक्स कंप्रेशन मेंबर के लिए मैक्सिमम पिच 600 mm, टेंशन मेंबर के लिए टैक रिवेट की मैक्सिमम पिच 1000 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज। तो फिलेट वेल्ड में वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होता है? थ्रोट ऑफ द फिलेट। तो जो थ्रोट होता है वो वीकेस्ट सेक्शन होता है। थ्रोट कौन सा होता है? जो आप इसके अंदर देख सकते हो, जो ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ये थ्रोट वाला है। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यही होता है, तो सबसे वीक वाला भी यही होएगा। थ्योरेटिकल थ्रोट ऑफ द वेल्ट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, तो सबसे वीक वाला भी यही होगा। उसके अलावा इफ़ द फिलेट वेल्ड इज अप्लाइड टू द स्क्वायर एज ऑफ ए पार्ट, द स्पेसिफाइड साइज ऑफ द वेल्ड शुड जनरली बी एट लीस्ट 1.5 mm लेस देन द एज थिकनेस। साइज ऑफ द वेल्ड कितना होगा? अगर स्क्वायर एज है, स्क्वायर एज का मतलब क्या हो गया? इस टाइप से एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, और यहाँ पे आपने वेल्डिंग की है, तो जो साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा? जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस माइनस 1.5 mm, थिकनेस ऑफ प्लेट है माइनस 1.5 mm, जो सबसे छोटे वाले थिकनेस उससे 1.5। अगर सर्कुलर एज है और तब आप इसको वेल्डिंग कर रहे हो, तो साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा? 3/4 ऑफ द थिकनेस एट द टो। जो प्लेट है उस प्लेट की थिकनेस के 3/4 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड होगा। उसके अलावा साइज हम कितना लेते हैं ये आप देख सकते हो। मिनिमम साइज कितना होगा? अगर 10 mm से छोटी प्लेट है तो 3 mm का साइज़, 10 से 20 mm की प्लेट है तो 5 mm, 20 से 32 है तो 6 mm, और 32 से 50 mm की प्लेट है तो 8 mm का साइज़ लेते हैं। और तो मिनिमम साइज़ कितना हो गया? इसके हिसाब से 3 mm इसका मिनिमम साइज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कैलकुलेटिंग एरिया टू बी डिडक्टेड फॉर द बोल्ट ऑफ द 36 mm डायामीटर ऑफ द होल शैल बी टेकन एज। तो जो बोल्ट है 36 mm का, उसके अंदर डाया ऑफ होल हम कितना लेते हैं?
तो इसके अंदर 36 है तो हम कर देंगे +3 यानी कि 39। तो 39 ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर 12 mm से छोटा डाया है तो +1 करेंगे, 12 से 24 है तो +2, 24 से ज़्यादा है तो +3 कर देंगे। करेक्ट आंसर इसका 39 होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं हुआ तो 38.5 हमने कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड आर डिज़ाइन फॉर। तो जो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड होते हैं वो किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करेंगे? तो दोस्तों जो फिलेट वेल्ड होते हैं उसको हम शेयर स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो ट्रांसवर्स वाला हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वाला हो। तो फिलेट वेल्ड दोनों ट्रांसवर्स वाला भी और लॉन्गिट्यूडनल वाला भी किसके लिए डिज़ाइन करेंगे हम इसको? शियर स्ट्रेंथ के लिए। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का आप डिफरेंस समझ गए होंगे। जैसे ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, फोर्स ऐसे लग रखा है, फोर्स ऐसे लग रखा है। तो जो ये वाला वेल्ड है ये कौन सा हो गया? ये हो गया ट्रांसवर्स, और जो ये वाला है यानी कि फोर्स के डायरेक्शन में वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल। दोनों को हम किसके लिए डिज़ाइन करेंगे? शियर स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स रेंज फ्रॉम। तो जो कोल्ड ड्रिवन रिवेट होते हैं उनका साइज़ कितना होता है? तो दोस्तों उनका साइज़ होता है 12 से लेके 22 mm। उनका साइज़ होता है 12 से लेके 22 mm उनका साइज़ होता है कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स के अंदर। कोल्ड ड्रिवन और हॉट ड्रिवन इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? कोल्ड ड्रिवन के अंदर क्या होता है? जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर कह सकते हो, उस टेम्परेचर के अंदर हम इस प्लेट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर रोल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया कोल्ड ड्रिवन। हॉट ड्रिवन के अंदर क्या होता है? उसको हैवी टेम्परेचर के ऊपर हम गर्म करेंगे पहले शीट को, और फिर उसके अंदर हम रोल करेंगे। When the rivets are heated before driving they are known as hot driven rivets। उसके अलावा जो स्ट्रेंथ होती है, कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है? कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स की। हॉट वाले की स्ट्रेंथ कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग वन रिवेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रिवेट टू द सेंटर ऑफ द एडजॉइनिंग रिवेट ऑन द एडजेसेंट पैरेलल रिवेट लाइन। तो एक रिवेट लाइन के अलॉन्ग ही हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, एक रिवेट के सेंटर से लेके एडजॉइंट रिवेट के सेंटर तक। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों गोज डिस्टेंस ऑफ द रिवेट। उसको क्या बोलेंगे? गोज डिस्टेंस। यानी कि ये दो रिवेट्स हैं, वन रिवेट लाइन यानी कि ये इस रिवेट के अंदर इस रिवेट से लेके इस रिवेट के बीच का डिस्टेंस ये कहलाएगा गोज। और जो फोर्स लग रही है इस फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कहलाता है वो कहलाएगा पिच। तो डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग वन रिवेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रिवेट टू द सेंटर ऑफ द एडजॉइनिंग रिवेट ऑन एडजेसेंट पैरेलल रिवेट लाइन इज नोन एज द गोज डिस्टेंस ऑफ द रिवेट। तो जैसे मैंने इसके अंदर आपको दो डॉट बना के दिखाई हुई हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाएगा गोज डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमेजिनरी लाइन अलोंग विच रिवेट्स आर प्लेस इज नोन एज। तो ऐसी लाइन जिसके अलोंग रिवेट्स को प्लेस किया जाता है उस लाइन को हम बोलेंगे रिवेट लाइन, स्क्रीव लाइन या बैक लाइन। तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। रिवेट लाइन क्या होती है? इमेजिनरी लाइन अलोंग विच रिवेट्स आर प्लेस। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। इसके अलावा जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट बच गया है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। रोज़ एक सब्जेक्ट को आप रिवाइज करते रहिए, और जो हम टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहे तो लाइव भी कर सकते हो, चाहे टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो हमारा चैनल है उस पर भी हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।